हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग इनकम टैक्स फ्लो एंड प्रैक्टिस की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी आज, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। आज की वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, इनकम, ग्रोस टोटल इनकम, कैजुअल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कैटेगरीज ऑफ पर्सन तक किया था। आज हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स regime or new tax regime slab rates. However, some incomes are taxed at a special rates instead of slab rates. अब एक स्लैब होती है, टैक्स स्लैब होती है, जिसके बेसिस पे इनकम टैक्स लिया जाता है लोगों से, पर्सन से जो हु आर अर्निंग द इनकम, उनसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट एज पर द स्लैब रेट। उसमें एक ओल्ड टैक्स रिजाइम होता है, एक न्यू टैक्स रिजाइम, मतलब जो चेंज होकर आता रहता है अपडेटेड, उसको न्यू टैक्स रिजाइम बोल देंगे, और जो ओल्ड पुराने वाला होता है उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम बोल देंगे। अब कुछ ऐसी इनकम होती है लाइक कैपिटल गेन, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, लॉटरी विनिंग्स, जिन पे हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाए, तो उस पे कैसे सरकार टैक्स लेती है। उसके अंदर क्या-क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज rebate under section 87A. A rebate means a reduction in the amount of income tax payable. Rebate का मतलब होता है रिडक्शन। As per the old tax regime, if a resident individual taxable income is up to 5 lakh, they get a rebate of up to 12,500. कोई पर्सन 5 लाख रुपीज अर्न कर रहा है ईयरली, एनुअली लिया जाता है इनकम टैक्स, तो उसको रिबेट मिलेगी 12,500 की। फॉर एन एग्जाम्पल, ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग 5 लाख पर 5% का टैक्स लगता है। तो अगर 5 लाख का हम 5% देखें तो वो 25,000 है। अगर हम 25,000 में से 12,500 हटा दें, तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो ही टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दिया जाएगा। 12,500 को रिबेट मिलेगी, रिडक्शन मिलेगा, वो पैसे उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे। देयरफॉर नो टैक्स इज पेएबल इफ द टैक्स डज नॉट एक्सीड देन 12,500। अगर 12,500 से ज्यादा टैक्स नहीं है तो वो नहीं दिया जाएगा, मतलब 12,500 से ऊपर का जितना भी टैक्स है वो दिया जाएगा, 12,500 माइनस करके। नाउ न्यू टैक्स regime, if taxable income is up to 12 lakh, rebate is available under section 87A, subject to the latest finance act provision, making the tax payable nil in eligible cases. एज पर दी न्यू टैक्स regime, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप एक साल में 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है एज पर दी न्यू टैक्स regime। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स regime को चूज करते हैं, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको वहां पर 12,500 तक का ही रिबेट मिलेगा। लेकिन नए टैक्स regime के अकॉर्डिंग, जो अभी नया टैक्स लैब आया है, उसके अकॉर्डिंग आपको 12 लाख तक का फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपकी अर्निंग 12 लाख तक की टैक्स फ्री रहेगी। Next is health and education cess. Every taxpayer has to pay health and education cess at the rate 4% on the income tax payable, including surcharge if any. फॉर्मूला क्या होता है इसका? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज इक्वल्स टू इनकम टैक्स इनटू में 4%। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, एक इंसान की टैक्सेबल इनकम है, मतलब जो हमने टैक्स कैलकुलेट करा है उसकी इनकम से, वो आया 50,000। तो उस 50,000 का 4% हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये हेल्थ और एजुकेशन सेस गवर्नमेंट लेती है अपने इंडिया के, अपने कंट्री के हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। वो अमाउंट सारा वहां पर जाता है। तो इनकम टैक्स आया हमारा फॉर एन एग्जांपल 50,000, तो उसका 4% दैट इज 2,000। तो वो दोनों को प्लस करके, दैट इज 50,000 प्लस 2,000, 52,000, 52,000। अब टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 52,000, मतलब जो हमारा इनकम टैक्स पेएबल निकल के आया, जो हमें देना है, उसका 4%, और उन दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट को देना होगा, हम लोगों को जो इनकम अर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स 50,000, सेस 2,000, टोटल टैक्स 52,000। ठीक है। सरचार्ज, अ सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स चार्ज ऑन पीपल विद वेरी हाई इनकम। जो लोग बहुत ज्यादा इनकम अर्न करते हैं उनके ऊपर लगता है सरचार्ज, कोई एडिशनल टैक्स उनको देना पड़ता है।
जिसमें ये टैक्स स्लैब है उन लोगों के लिए। टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख, सरचार्ज नील। अगर एक साल में आप 50 लाख तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई एडिशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कमा रहे हैं तो आपको 10% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में साल का कमा रहे हैं तो आपको 15% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ तक कमा रहे हैं तो 25% एक्स्ट्रा, एंड अबव 5 करोड़ तो 37%। ठीक है, तो ये सरचार्ज हम लोग नहीं देते हैं, जिनकी इनकम कम होती है। जिनकी इनकम ज्यादा होती है वो देते हैं। ये एडिशनल टैक्स है। नेक्स्ट वी विल कवर tax rate for partnership firm. A partnership firm has LLP, sorry, a partnership firm and LLP, that is limited liability partnership, pay tax at a flat rate. पार्टनरशिप फर्म जो मतलब दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ आकर के कोई फर्म ओपन कर ले, तो उनके क्या टैक्स रहते हैं। पर्टिकुलर इनकम टैक्स 30% के रेट से है, सरचार्ज उनको 12% देना होता है अगर उन लोगों की इनकम एक्सीड हो रही है अप टू 1 करोड़। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ही रहेगा और इनको कोई रिबेट नहीं मिलता है। एंड मैक्सिमम मार्जिनल रेट, अगर कोई बंदा मतलब बहुत ही ज्यादा इनकम अर्न कर रहा है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है। द मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। मतलब जो सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट है वो होता है 30%। जो हमने नॉर्मल टैक्स स्लैब भी देखा था तो उसमें हाईएस्ट रेट 30% ही रहता है, 30% से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है। फिर सरचार्ज आ जाता है जो हम एडिशनल टैक्स पे करते हैं। Gross total income GTI. The total income under all five heads before deduction is called gross total income. ग्रोस टोटल इनकम वो इनकम जो हमें डिफरेंट डिफरेंट हेड से मिल रही है। जैसे कि एक इंसान जॉब भी कर रहा है, उसको एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है, उसका रेंट भी आ रहा है, उसका बिजनेस भी चल रहा है, तो जो भी टोटल उसकी इनकम हो रही है वो होती है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम ही होती है लेकिन उसमें कोई डिडक्शंस नहीं होती है। तो ग्रोथ से याद रखना टोटल इनकम जो हर एक हेड से आ रही है। जैसे कि कोई कैपिटल गेन हुआ है, कोई लॉटरी लग गई है, या फिर कोई प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, या किसी बिजनेस से पैसा आ रहा है, या सैलरी मिल रही है, तो वो होती है ग्रोस टोटल इनकम। नेक्स्ट इज टोटल इनकम, द इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग एलिजिबल डिडक्शंस सेक्शन 80C to 80U from GTI is called total income. Total income is equals to gross total income minus deductions. टोटल इनकम क्या होती है, जो हमने ग्रोस टोटल इनकम कैलकुलेट करी है, मतलब जितने भी हेड से हमें इनकम हुई है उसमें से सारी डिडक्शंस को माइनस करना एज पर दी सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C to 80U के अंदर जितने भी डिडक्शंस आती है उन सबको माइनस करके जितना हमारा अमाउंट आया है उसको टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रोस टोटल इनकम क्या होती है, जितना भी हमारा टोटल ऑफ इनकम अंडर ऑल फाइव हेड्स। वहीं टोटल इनकम क्या होती है, जीटीआई माइनस रिडक्शंस। टैक्स इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन जीटीआई, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होता है, ग्रोस टोटल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है। ग्रोस टोटल इनकम को राउंड ऑफ नहीं किया जाता है, वहीं टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है टू द नियरेस्ट ऑफ ₹10, मतलब पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। ग्रोस टोटल इनकम ऑलवेज इक्वल टू और मोर देन टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम या तो इक्वल होगी टोटल इनकम के या उससे ज्यादा होगी। वहीं टोटल इनकम या तो ग्रोस टोटल इनकम से कम होगी या उसके बराबर होगी। अब अगर हम बात करें कैजुअल इनकम की, कैजुअल इनकम इज इनकम रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली और बाय चांस, इट इज नॉट अर्नड रेगुलरली। एग्जांपल लॉटरी विनिंग्स, केबीसी प्राइज मनी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने कोई लॉटरी का टिकट खरीद लिया तो उससे हमें 1 करोड़ का 2 करोड़ का जैकपॉट लग जाए। इस तरीके से जो इनकम हमें रिसीव होती है, जो बाय चांस रिसीव होती है और वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, उसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। नो डिडक्शंस ऑफ एक्सपेंसेस, टीडीएस ऑन कैजुअल इनकम। इफ द विनिंग अमाउंट एक्सीड्स द प्रिस्क्राइब लिमिट, द पेयर डिडक्ट्स टीडीएस बिफोर मेकिंग द पेमेंट। टैक्स रेट 30%। इसमें से हम कोई भी एक्सपेंस रिड्यूस नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने लॉटरी का टिकट खरीदा 5,000 का और उससे हमें लॉटरी लग गई 2 करोड़ की, तो हम वो 5,000 उन 2 करोड़ में से माइनस करके तब टैक्स नहीं देंगे। उन 2 करोड़ पे एग्जैक्ट 30% टैक्स जाएगा। तो ये कैजुअल इनकम का वो होता है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हमें 30% देना ही होता है टैक्स। नेक्स्ट इज
Agricultural income means the income earned from agricultural land situated in India through farming or activities directly connected with agriculture. According to the Section 21A of the Income Tax Act 1961, agricultural income is generally exempt from income tax under Section 10(1). एग्रीकल्चरल इनकम वो इनकम जो हमारे इंडिया में लैंड सिचुएटेड है, वहाँ से हमें इनकम अर्न हो रही है, वो एग्रीकल्चरल इनकम में कैलकुलेट होती है। मोस्टली एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होती है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कंपोनेंट्स और टाइप्स की अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल इनकम के, फर्स्ट इज रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर बाय गिविंग एग्रीकल्चरल लैंड ऑन रेंट और लीज फॉर फार्मिंग। एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ फार्मर, शेयर ऑफ क्रॉप्स रिसीव्ड एज रेंट। हमें कोई इनकम हो रही है एग्रीकल्चरल लैंड से, मतलब या तो हमने अपने खेत को या अपने लैंड को रेंट पर दे दिया और उससे हमें इनकम आ रही है, या फिर हमें कोई शेयर ऑफ क्रॉप, मतलब रेंट के बदले हमें कुछ गेहूं या कुछ इस तरह की क्रॉप जो भी फसल उगाई जा रही है वो मिल जाए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, इनकम अर्न बाय डूइंग फार्मिंग एक्टिविटीज ऑन एग्रीकल्चर लैंड, इट इंक्लूड्स bluffing, sowing seeds, irrigation, watering, harvesting, cultivation. Example, a farmer grow wheat and sell it in the market. इनकम एग्रीकल्चर ऑपरेशन से हो, मतलब एक फार्मर ने अपने खेत में गेहूं उगाए और उनको जाकर मार्केट में सेल कर दिया, तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। नेक्स्ट इज income from processing agricultural produce, income from processing the agricultural produce to make it ready for sale. The process should not change the basic nature of the produce. Example, cleaning wheat, drying paddy, sorting fruits, grading vegetables. Income from processing agricultural produce का अगर हम एक एग्जाम्पल लें, आप एक एग्जाम्पल से समझो कि एक किसान है, उसने अपने खेत पर गेहूं उगाया, जितना उसको चाहिए था उसने अपने घर में रख दिया, बाकी उसने एक फैक्ट्री खोली और उस फैक्ट्री के अंदर उस गेहूं का आटा बना के वो पैकेट्स में सेल आउट करने लगा। तो वो जो फैक्ट्री के अंदर से आटा जा रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। उस आटे को सेल करके उसको जो इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होगी, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। अगर उसका टेक्सचर, मतलब अगर वो गेहूं ही सेल आउट कर रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी, लेकिन अगर वो आटा बना के बेच रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इनकम अर्न बाय सेलिंग क्रॉप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन ऑन द लैंड। एग्जांपल, सेलिंग व्हीट, सेलिंग राइस, सेलिंग शुगर केन, सेलिंग वेजिटेबल्स। जो हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल आउट करके इनकम अर्न करी है वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी, जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर केन को बेच दिया। Next is income from agriculture building, income from building used for agriculture purpose and located on or near the agricultural land. Example, farmhouse, storehouse for crops, burn, shed for farming equipment. मतलब इनकम हो किसी, जैसे कि एक किसान ने अपने खेत के पास कुछ स्टोर हाउस बना रखा है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। कोई स्टोर हाउस है या कोई वेयर हाउस बना रखा है कि हम अपना प्रोड्यूस करके उसमें स्टोर करके देन सेल आउट करेंगे, तो वो बिल्डिंग एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, अगर उससे कोई इनकम आ रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में ही कैलकुलेट होगी। नेक्स्ट वी विल कवर कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर इनकम। द लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया, लैंड इंडिया का होना चाहिए। द लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, लैंड सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेट होगा। बिल्डिंग शुड बी ऑन और नियर द एग्रीकल्चर लैंड, अगर हम वेयर हाउस यूज कर रहे हैं तो वो आपकी लैंड के आसपास होना चाहिए या फिर आपकी लैंड पर होना चाहिए। द बिल्डिंग मस्ट बी नेसेसरी फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज, और वो बिल्डिंग फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए ही यूज होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, लैंड के पास फार्म हाउस बना दें, वहां पर पूल पार्टी या कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जिससे इनकम आ रही है, तो वो उसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगा एग्रीकल्चर इनकम के। Agricultural income is tax free. Agricultural income is exempt from income tax under the section 10 subsection 1. Agricultural income tax free होती है basically partial integration if a person has both agricultural income and non agricultural income, then agricultural income may be considered only for calculating the tax rate on non-agricultural income subject to the condition prescribed under the income tax act. This is called the partial integration. Partial integration मतलब एक बंदा खेती भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है, जॉब से उसको मिल रही है सैलरी और उस सैलरी पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स फ्री नहीं रहेगी। वहीं जो उसको इनकम अर्न हो रही है उसके एग्रीकल्चर से वो टैक्स फ्री रहेगा। ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग, only normal processes like cleaning, drying, and grading are treated as agricultural income if the uh,
produce is processed into a new product, it may not remain fully agricultural income. ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग मतलब एक फार्मर ने जैसे कि गेहूँ उगाए, उसने उसको क्लीन करा, देन ड्राई करा और उसको पैकेट्स में पैक करके मार्केट में सेल आउट कर दिया और उससे उसको इनकम हुई। वो एग्रीकल्चर इनकम में ही कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर उस गेहूँ से उसने आटा बना के तब सेल आउट करा, तो वो ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग में नहीं आएगी एंड वो टैक्सेबल अमाउंट होगा। मतलब प्रोडक्ट का टेक्सचर चेंज नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वही सेल आउट हो रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है, वरना वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन? टैक्स प्लानिंग, अरेंजिंग फाइनेंशियल अफेयर्स लीगली टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। मतलब अपने फाइनेंसेस को, अपनी इनकम को इस तरीके से अरेंज करना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिडक्शन ले सकें एज पर द इनकम टैक्स एक्ट और हम टैक्सेबल इनकम को घटा सकें। टैक्स अवॉइडेंस इज रिड्यूसिंग टैक्स बाय एक्सप्लॉइटिंग लूप होल्स इन द टैक्स लॉ। मतलब कुछ हेरा फेरी करके टैक्सेबल इनकम में उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं, मतलब टैक्स से बचना। टैक्स इवेजन इज इलीगल अवॉइडिंग और हाइडिंग टैक्स लायबिलिटी। टैक्स की चोरी होता है बेसिकली, कुछ इलीगल इनकम हो रही है उसको हाइड करना गवर्नमेंट से। टैक्स प्लानिंग का नेचर लीगल और एथिकल है ये। पर्पस इज टू सेव टैक्स बाय यूजिंग लीगल डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। टैक्स प्लानिंग का पर्पस होता है कि लीगल डिडक्शंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। एंड मेथड इज यूज प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मेथड यूज होता है गवर्नमेंट एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट। जो टैक्स प्लानिंग है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही एनकरेज किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस लो, इस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, इस तरीके से अपनी इनकम को मतलब एक तरीके से डिवाइड कर दो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिडक्शंस मिल सके। टैक्स प्लानिंग पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है। एंड एग्जाम्पल इज इन्वेस्टिंग अंडर सेक्शन 80C टू क्लेम डिडक्शंस। एज पर द सेक्शन 80C इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करो कि आपको डिडक्शंस मिल जाएं। नाउ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स से बचना, लूप होल्स इस तरीके से क्रिएट करना कि आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो कम दिखे। नेचर क्या है, लीगल है बट जनरली कंसिडर अनएथिकल। लीगल तो ये है टैक्स अवॉइडेंस, लेकिन ये अनएथिकल है, मतलब आपके एथिक्स के खिलाफ है, गलत चीज है। पर्पस इज टू रिड्यूस टैक्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ गैप्स इन द लॉ। मतलब टैक्स को रिड्यूस करना एडवांटेज लेके, जो आपके टैक्स लॉ में गैप्स आते हैं उसमें एडवांटेज लेके अपने टैक्स को रिड्यूस करना। मेथड इज यूजेस लूप होल्स और टेक्निकल वीकनेसेस इन लो टैक्स इन टैक्स लो। मतलब लूप होल्स इस तरीके से दिखाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने ये दिखा दिया कि मैंने डोनेट कर दिया इतना अमाउंट अपनी इनकम का, लेकिन उसने सिर्फ चिट बना के, वो स्लिप बनवा के दिखा दिए कि मैंने डोनेट किया है, लेकिन असलियत में, हकीकत में उसने डोनेट नहीं किया है, वो स्लिप फेक है। तो वो कहीं ना कहीं लूप होल में काउंट होगा। गवर्नमेंट व्यूज डिस्करेज लूप होल्स आर ऑफन रिमूव थ्रू अमेंडमेंट्स। लूप होल्स गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट नहीं किए गए हैं। पेनल्टीज यूजुअली नो पेनल्टी इफ लीगल बट लॉज में लेटर चेंज टू प्रिवेंट इट। पेनल्टी अभी तक कोई नहीं है, लेकिन हाँ लॉज चेंज किए गए हैं लूप होल्स से बचने के लिए, जिससे टैक्स अवॉइडेंस से टैक्स को अवॉइड ना करे जनरल पब्लिक। एग्जाम्पल इज क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल अरेंजमेंट ओनली टू रिड्यूस टैक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी अरेंजमेंट, आर्टिफिशियल अरेंजमेंट मतलब जो भी मैंने एग्जांपल दिया था कि दिखा दिया कि मैंने पैसा डोनेट किया है, लेकिन वो फेक है, नहीं किया डोनेट। नाउ टैक्स इवेजन, इलीगल अवॉइडिंग और हाइडिंग टैक्स लायबिलिटी। ये इलीगली होता है, मतलब लीगल कहीं से कहीं तक भी नहीं है, और जो का ब्लैक मनी बेसिकली वो ही हाइड की जाती है ताकि उस पर टैक्स ना देना पड़े। इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ, इलीगल भी होता है, अनएथिकल भी होता है, और लॉ के थ्रू इसको पनिशमेंट पनिशेबल भी होता है वो पर्सन जो ब्लैक मनी कमाता है। टू अवॉइड पेइंग टैक्स बाय फ्रॉडलेंट मीन्स, टैक्स टैक्स तो उसको देना ही नहीं पड़ता है उस बंदे को, जो बंदा वो इनकम अर्न कर रहा है, क्योंकि वो हाइड की हुई है इनकम को। यूजेस फॉल्स इन्फॉर्मेशन, कंसीलमेंट और फेक डॉक्यूमेंट्स। फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो ये दिखा देता है कि इलीगल नहीं है, या फिर हम ऐसे इनकम कुछ अर्न ही नहीं करते। बेसिकली ब्लैक मनी तो इलीगली अर्न की जाती है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। हैवी पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रोसेक्शन में अप्लाई।
मतलब जेल भी हो सकती है। बेसिकली बंदे को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और उसको जेल भी हो सकती है। एग्जाम्पल, हाइडिंग इनकम और नॉट रिपोर्टिंग बिजनेस प्रॉफिट। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, उसमें ऊपर तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और नीचे कुछ इलीगल, लाइक कुछ गांजा बना रहे हैं, उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। तो वो टैक्स इवेजन के अंदर आ जाएगी, उससे जो इनकम अर्न होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। इसी के साथ आपकी यूनिट होती है यहीं पर ही कंप्लीट। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो मैंने वीडियो में भी बोला था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, कि आप लोगों का सेमेस्टर थर्ड का शायद सिलेबस चेंज हो सकता है इस साल। आपकी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया, जो सिलेबस है सीसीएस का, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आप लोगों के लिए भी चेंज हुआ है या फिर जो इस साल फर्स्ट ईयर का बैच है उनके लिए चेंज हुआ है। क्योंकि वो सिलेबस तो दिखाया हुआ है, सब्जेक्ट चेंज दिखाए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो वहां पर कुछ भी आपका सिलेबस दिया ही नहीं हुआ है। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो यही सिलेबस रहेगा आपका। लेकिन अगर कोई चेंज होता है इन फ्यूचर तो मैं आपको अपडेट करूंगी और मैं वो सिलेबस भी आपका कवर कराऊंगी। सो प्लीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, देन वीडियोस बनाने में, देन एडिटिंग में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। और अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं ऑब्वियसली आपको ज़रूर बताऊँगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोज़ दूँगी। सो थैंक यू सो मच।